वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यूपी पीएससी के फेवरेट हैं सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हो गई है 3 जून 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों को भी यूपी पीसीएस में अप्लाई करना, तो आज है 3 जून, कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 जून। आप अप्लाई कर सकते हो, आज नाइट में कर सकते हो, कल दिन भर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व, जो मिल्क की डेंसिटी है, वो घटेगी बढ़ेगी समान रहेगी, इनमें से कोई नहीं। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है और पीले फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए, पीले फास्फोरस को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता, उसको जल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं वरना आग पकड़ लेता है वो। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरे को एलिमिनेट करिए। तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, करेक्ट है स्टेटमेंट। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है वरना आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर है सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में सिंदूर बनाने में किसका प्रयोग होता है। सिंदूर बनाने में जिंक सल्फाइड का प्रयोग नहीं होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग भी नहीं होता है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग भी नहीं हो सकता, मरकरी का प्रयोग होता है। किसका? मरकरी का। तो देखिए, सिंदूर बनाने में जो है वो मरकरी का प्रयोग होता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग मलहम बनाने में किया जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 2, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला है, नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है और सीसाकृत पेट्रोल में एथिलीन ब्रोमाइड मिलाया जाता है। देखिए, तो पता ही होगा आपको, नॉन स्टिक आपके घर में भी होंगे बर्तन नॉन स्टिक, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन की जो ऊपरी परत है टेफ्लॉन की बनी होती है। सीसाकृत पेट्रोल में एथिलीन ब्रोमाइड मिलाया जाता है, ये नाम याद रखना, एथिलीन ब्रोमाइड। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में भी ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। पहला स्टेटमेंट है, हीलियम हल्की तथा ज्वलनशील गैस है। दूसरा स्टेटमेंट है, हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। गुब्बारे को भरने में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थर्ड वाली लाइन बहुत पूछते हैं इसको, गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। करेक्ट है, गुब्बारों को भरने में हीलियम का प्रयोग होता है। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी, ये भी करेक्ट है, लेकिन पहला वाला गलत है। हीलियम हल्की तो है लेकिन अज्वलनशील है, ज्वलनशील नहीं है हीलियम। तो हीलियम हल्की है तथा अज्वलनशील गैस है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों में, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी गैस का प्रयोग हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इनमें से कौन सी गैस का उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में किया जाता है। रेडान नहीं है, जिनॉन नहीं है, बताइए आर्गन और नियान में से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियॉन। तो देखिए, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रेडान। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अतः इन तत्वों को अक्रिय या नोबल गैस कहते हैं। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश
कोहरे में अधिक चमकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर है लाल फास्फोरस। अगर इसकी जगह आता है जिंक फास्फाइड तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। कुछ गलती हो गई क्या? देखिए हल्की त्रुटि हो गई है। चूहे मारने के लिए जो है वो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता है और लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है वो दिया सलाई में किया जाता है। तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में और लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बी होगा ना इसका उत्तर, तो फिर बी होगा। अच्छा एक चीज़ को और याद रखिए, जिंक फॉस्फाइड, उसको भी बहुत पूछते हैं। जिंक फॉस्फाइड का जो प्रयोग है वो चूहे मारने में किया जाता है, याद रखिएगा, वो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फास्फोरस हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है और लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई बनाने में और श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किस में? चूहों को मारने में। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है और श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में किया जाता है और कृत्रिम रेशम बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो गलत है, असत्य है? पहला पढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक कोहरा जो है वो वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है और यह कोहरा श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भूरे रंग के कारण होती है। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसमें इनकरेक्ट तो कोई है नहीं लग रहा। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। पढ़ लीजिएगा 2 बार जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। किसको बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहते हैं? आयरन पायराइट को। और चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। दोनों के दोनों प्रश्न, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों वर्जित है भाई? देखिए चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं? इनमें कौन सी धातु रणनीतिक धातु है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रणनीतिक धातु है इनमें? टाइटेनियम। तो देखिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में कम होती है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टाइटेनियम का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार से होता है। ये दूसरा वाला बहुत पूछते हैं, इसको करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए पारा को क्विक है, ये क्विक, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार से होता है। पारा को लोह पात्र में रखा जाता है क्योंकि लोह के साथ अमलगम नहीं बनाता
और ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन भरी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारा की वाष्प और आर्गन भरी जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मतदाताओं की उंगली पर लगाने वाली स्याही में किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं मतदाताओं की उंगली पर? आपकी उंगली पर भी लगाई होगी, होती क्या है वो कभी जानने की कोशिश की? सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, जिंक ऑक्साइड नहीं है, ऑरिक क्लोराइड नहीं है, वो है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का जो है निशान लगाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है फोटोग्राफी में किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। तो जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 15 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।